नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में स्टडी की थी। हमने फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था यदि एनिमल किंगडम का यदि कोई लार्जेस्ट फाइलम है तो वो है फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा यानी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है फाइलम ऑर्थोपोडा को। इसके बाद यदि हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, एनिमल किंगडम के सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो नाम आता है फाइलम मोलस्का। देखो जो फाइलम मोलस्का है उसे लैटिन वर्ड, फाइलम मोलस्का को लैटिन वर्ड मॉलिस से बना है, से बनाया गया है। या फिर यानी कि हम बात करें कि फाइलम मोलस्का जो है वो वर्ड मोलिस से बना है जिसका मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। अर्थात यदि बात की जाए फाइलम मोलस्का की तो फाइलम मोलस्का जो है वो वर्ड लैटिन भाषा के वर्ड मोलिस से बना है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स या सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। और फाइलम मोलस्का जो है गिवन बाय जॉनस्टन, फाइलम मोलस्का जो है या फाइलम मोलस्का या संघ मोलस्का जो है वो किसके द्वारा दिया गया नाम, उसे सर जॉनस्टन के द्वारा दिया गया फाइलम मोलस्का। अब देखो हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स की, क्योंकि हमें जनरल कैरेक्टर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का। जैसा कि देखो आपको बताया जा चुका है कि जो फाइलम मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं, मोलस्का संघ के सभी प्राणी इस संघ के सभी प्राणियों का जो शरीर होता है कोमल होता है। इस संघ के सभी प्राणियों का शरीर कैसा होता है, कोमल होता है। ये हो गया इसका पहला कैरेक्टर जो कि हमने इसके नाम से लिखा है। यानी फाइलम मोलस्का संघ के, फाइलम मोलस्का के अंदर पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं उनका शरीर जो होता है वो किस प्रकार का होता है। दूसरी हम बात करते हैं इसके अंदर सिमेट्री की, तो देखो इस संघ के प्राणियों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति
यानी कि हम बात करें तो इस संघ के प्राणियों में बाइलैटेरल सिमेट्री पाई जाती है। इस संघ के प्राणियों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। यह हुआ इसका दूसरा कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर देखो, ये प्राणी किस प्रकार के होते हैं। तो देखो, जैसा कि आपने फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ा था कि ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो इस संघ के प्राणी भी किस प्रकार के होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी इस संघ के प्राणी त्रिकोरिकी अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो इस संघ के प्राणियों में सिस्टम जो लेवल है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो देखो, इस संघ के प्राणियों में अंग तंत्र प्रकार का, अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल, अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। यानी कि इस संघ के प्राणियों में सिस्टम जो होते हैं वो काफी विकसित होते हैं, अर्थात अंग मिलकर इस संघ के प्राणियों में तंत्रों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखो, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इस संघ के जो प्राणी होते हैं जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, या जैसे कि हमने फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर स्टडी की थी कि फाइलम ऑर्थोपोडा संघ जो है उसके प्राणी जो होते हैं जलीय, स्थलीय और वायवीय नेचर के होते हैं। तो देखो, इस संघ के जो प्राणी होते हैं जलीय होते हैं, जो कि इस संघ के प्राणी जलीय व स्थलीय नेचर के होते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं जलीय व स्थलीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये प्राणी जो होते हैं जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो देखो इस संघ के जो प्राणी होते हैं इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनका शरीर जो होता है इस संघ के प्राणियों का शरीर खंड विहीन होता है। यानी कि खंड विहीन का मतलब अगर खंडों में बंटा होता तो हम क्या कहते हैं कि इस संघ के प्राणियों में सेगमेंटेशन की प्रोसेस पाई जाती है। तो देखो, इस संघ के प्राणियों का शरीर खंड विहीन होता है, लेकिन एक वर्ग है मोनोप्लेकोरा लेकिन वर्ग मोनोप्लेकोरा के प्राणियों में खंडी भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। खंडी भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो देखो, हमने बात की इनके 6 कैरेक्टर्स की, जिसमें पहला कैरेक्टर कि संघ के प्राणियों का शरीर
कोमल होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि फाइलम मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इनमें बाइलैटरल सिमिलरिटी पाई जाती है, अर्थात इस संघ के प्राणियों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, अर्थात त्रिकोरकी होते हैं, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल या फिर हम ये कहें इस संघ के प्राणियों में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम विकसित प्रकार का पाया जाता है। और इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो एक्वाटिक नेचर के और टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं, मतलब जलीय भी होते हैं और स्थलीय प्रकृति के भी होते हैं। अधिकतर क्या होते हैं, अधिकतर जलीय होते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो अधिकतर जलीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्थलीय नेचर के होते हैं। और यदि हम बात करें इनके अंदर सेगमेंटेशन की, खंडी भवन की, तो देखो इस संघ के प्राणियों का शरीर जो होता है वो खंड विहीन होता है, लेकिन एक वर्ग है मोनोप्लेकोरा के प्राणियों में सेगमेंटेशन या खंडी भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। और इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो इस संघ के सदस्य प्रोस्टोमिया प्रकार के होते हैं। देखो इस संघ के सदस्य जो होते हैं वो प्रोटोस्टोमिया या प्रोस्टोमिया नेचर के होते हैं, अर्थात इस संघ के प्राणियों में मुख वाले भाग का निर्माण पहले होता है। इस संघ के प्राणियों में मुख वाले भाग का निर्माण पहले होता है। देखो दो प्रकार के होते हैं प्राणी, एक होते हैं प्रोटोस्टोमिया और एक होते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया या प्रोस्टोमिया जो होते हैं, हम बात करते हैं प्रोटोस्टोमिया की, तो प्रोटोस्टोमिया वे एनिमल्स होते हैं जिनमें मुख का निर्माण पहले और एनस वाले पार्ट का निर्माण बाद में होता है। लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया नेचर के जो प्राणी होते हैं उनमें गुदा वाले भाग का निर्माण पहले होता है, जबकि मुख वाले भाग का निर्माण क्या है, बाद में होता है। तो ये हमने बात की कि प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के बारे में। अब देखो इसका 8वां कैरेक्टर कि इस संघ के प्राणियों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। CaCO3, यानी इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है जो कि बाह्य कंकाल के रूप में होता है, जो कि बाह्य कंकाल के रूप में होता है। मोलस्का संघ की यही खास बात है कि मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर का जो बाहरी शरीर का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि इनके एक्सोस्केलेटन के रूप में पाया जाता है। परंतु कुछ प्राणियों में है अंतःकंकाल के रूप में भी पाया जाता है। और जो बाह्य कवच होता है इनका, इनमें पाया जाने वाला बाह्य कवच एक कपाटीय व द्विकपाटीय नेचर का होता है। एक कपाटीय व द्विकपाटीय प्रकृति का होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि यूनियों के अंदर
जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर बाइबाल्ब यानी द्विकपाटीय नेचर बाह्य कवच जो होता है वो इस तरीके से डबल लेयर युक्त होता है, जिसे हम कहते हैं द्विकपाटीय प्रकृति का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इस संघ के प्राणियों का जो शरीर होता है उसे हम इस संघ के प्राणियों का शरीर इस संघ के प्राणियों का शरीर, देखो इस संघ के प्राणी हम बात करते हैं, यदि किसी भी प्राणी को डिवाइड करते हैं तो हमने जैसे ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों को डिवाइड किया था, हमने कहा था ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है शीर्ष भाग, दूसरा भाग होता है इसमें वक्ष भाग, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है उदर भाग। लेकिन इस संघ के प्राणियों का जो शरीर होता है वो सिर प्रावार एवं आंतरांग पुंज में विभाजित होता है। आंतरांग पुंज में विभेदित होता है या विभाजित होता है। देखो प्रावार को कहते हैं मेंटल। इस संघ के प्राणियों का जो शरीर है वो सिर प्रावार और आंतरांग पुंज में विभाजित होता है, जिनके अंदर फुट पार्ट जो होता है वो अत्यधिक चौड़ा व चपटा होता है। फुट पार्ट अत्यधिक चौड़ा व चपटा होता है। तो एक बार इस कैरेक्टर्स को देख लो कि जो हमने कैरेक्टर्स 7वां कैरेक्टर लिखा है कि इस संघ के सदस्य जो होते हैं वो प्रोटोस्टोमिया नेचर के होते हैं या प्रोटोस्टोमिया प्रकार के होते हैं, अर्थात इस संघ के इस संघ के प्राणी जो होते हैं प्राणियों में मुख वाले भाग का निर्माण पहले होता है। मुख वाले भाग का निर्माण पहले होता है और इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम कार्बोनेट का बना क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच पाया जाता है वो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन के रूप में वर्क करता है, और बाह्य कवच जो होता है वो एक कपाटीय और द्विकपाटीय प्रकृति का हो सकता है। नोवा कैरेक्टर देखो, इस संघ के प्राणियों का शरीर जो होता है सिर प्रावार और आंतरांग पुंज में विभाजित होता है, जिनके अंदर फुट वाला पार्ट जो होता है वो अत्यधिक चौड़ा व चपटा होता है। अब हम बात करते हैं कि आंतरांग पुंज जो होता है वो फुट वाले पार्ट के ऊपर स्थित होता है, जिसमें आवश्यक अंग परस्पर सटे हुए रहते हैं। देखो इसका 11वां कैरेक्टर, इस संघ के प्राणियों में आंतरांग पुंज जो होता है, इस संघ के प्राणियों में आंतरांग पुंज, इसे विसरल मास कहते हैं। इस संघ के प्राणियों में आंतरांग पुंज फुट के ऊपर स्थित होता है या पाद के ऊपर स्थित होता है। इस संघ के प्राणियों में आंतरांग पुंज फुट के ऊपर स्थित होता है, जिसमें आवश्यक अंग उपस्थित होते हैं। आवश्यक अंग उपस्थित होते हैं। यदि हम देखें तो इसके अंदर इस संघ के प्राणियों में आंतरांग पुंज जो होता है वो फुट के ऊपर स्थित होता है, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और अगर हम बात करें आंतरांग पुंज को की, तो देखो आंतरांग पुंज को
आंतरांग पुंज को एक आवरण घेरे रहता है जिसे मेंटल या प्रावार कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रावार या मेंटल क्या है, जिसे मेंटल या प्रावार कहते हैं। देखो, आंतरांग पुंज को एक आवरण घेरे रहता है जिसे मेंटल या प्रावार कहते हैं। यह मोलस्का संघ का लाक्षणिक अंग है। यह मोलस्का संघ के प्राणियों का लाक्षणिक अंग होता है। लाक्षणिक अंग होता है। और जो प्रावार होता है यानी मेंटल वाला जो भाग होता है, मेंटल वाला जो भाग होता है वो ग्रंथि युक्त होता है। यानी कि मेंटल वाला जो भाग होता है वो ग्रंथि युक्त होता है और यही भाग कवच का निर्माण करता है। यही भाग कवच का निर्माण करता है। तो आपको इसके अंदर देखो दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि मेंटल या प्रवार क्या है। मेंटल या प्रवार क्या है? आंतरांग पुंज को एक उत्तकीय आवरण या एक आंतरांग पुंज को एक उत्तकीय आवरण घेरे रहता है जिसे हम कहते हैं मेंटल या प्रवार। यह मोलस्का संघ के प्राणियों का क्या है? लाक्षणिक अंग होता है। और मेंटल वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है? ग्रंथि युक्त होता है, जो कि किसका निर्माण करता है? मोलस्का संघ के प्राणियों में कवच का निर्माण करता है। और अगर हम बात करें इनके अंदर तो देखो, इस संघ जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। तो देखो, इस संघ के प्राणियों में पाचन तंत्र जो होता है सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में पाचन तंत्र सुविकसित प्रकार का पाया जाता है, यानी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें पाचन ग्रंथि जो होती है, जिसमें पाचन ग्रंथि यकृत व अग्नाशय होती है। यकृत व अग्नाशय के रूप में होती है। देखो, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित प्रकार का पाया जाता है क्योंकि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, पाचन तंत्र भी क्या होगा? सुविकसित प्रकार का पाया जाएगा। और पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में यकृत, लीवर और पेनक्रियाज जो होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। और अगर हम बात करें पैलेसीपोडा वर्ग के जो सदस्य हैं उसके अतिरिक्त शेष सभी प्राणियों में, पैलेसीपोडा वर्ग के अतिरिक्त शेष सभी प्राणियों में, यानी कि मोलस्का संघ का पैलेसीपोडा वर्ग को अगर हम छोड़ दें तो शेष बचे सभी प्राणियों में रेड्यूला पाए जाते हैं। रेड्यूला पाए जाते हैं, यानी कि पैलेसीपोडा वर्ग के अतिरिक्त शेष सभी प्राणियों में रेड्यूला या रेतनांग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनको हम रेस्पिंग ऑर्गन्स कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं रेस्पिंग ऑर्गन्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली, अब हम करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इनके अंदर इस संघ के प्राणियों में परिसंचरण तंत्र जो होता है, इस संघ के प्राणियों में परिसंचरण तंत्र विकसित प्रकार का पाया जाता है। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, देखो हम 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। हमने कहा इस संघ के प्राणियों में सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र जो होता है वो भी किस प्रकार का पाया जाता है, विकसित प्रकार का पाया जाता है। अर्थात हृदय में एक या दो आलिंद एवं एक निलय होता है, एक निलय होता है। अर्थात हम बात करें जब मानव के, हम बात करते हैं तो इस तरीके से देखो, ऊपर वाले दोनों चैम्बर क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं। नीचे वाले दोनों चैम्बर क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। तो हमने कहा इस संघ के प्राणियों के अंदर जो हृदय के अंदर, इस संघ के प्राणियों में जो इनका हार्ट होता है उसके अंदर एक या दो आलिंद तथा एक निलय पाया जाता है। और रुधिर जो होता है, इसमें रुधिर का जो संचरण होता है, रुधिर का परिसंचरण जो होता है वह धमनियों व शिराओं में होता है। यानी कि इस संघ के प्राणियों में जो हृदय है उसमें आलिंद और निलय पाए जाते हैं और रुधिर का जो परिसंचरण है वह धमनियों और शिराओं के माध्यम से होता है। और इनके अंदर जो रुधिर है रुधिर जो है, रुधिर कोटरों के द्वारा एकत्रित किया जाता है। देखो इस संघ के प्राणियों में जो रुधिर है वो रुधिर कोटरों के द्वारा क्या है, एकत्रित किया जाता है। यदि मैं बात करूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, यानी इस संघ के प्राणियों में श्वसनांग के रूप में गिल, फुफ्फुस एवं प्रवार वाला भाग होता है, प्रवार वाला भाग होता है। तो देखो हमने बात की इसके 15 कैरेक्टर्स की, जिसके अंदर हमने यहाँ पे बात की 15 कैरेक्टर्स की। और कुछ कैरेक्टर्स जो है वो देखो, इस संघ की अगर हम बात करें, इस संघ के जो प्राणी होते हैं एक लिंगी, मोनोशियस एवं द्विलिंगी प्रकृति के होते हैं। एक लिंगी एवं द्विलिंगी प्रकृति के होते हैं। द्विलिंगी कह दो या हम इसको उभयलिंगी कह सकते हैं।
तो मतलब कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो एक लिंगी और द्विलिंगी प्रकृति के होते हैं। यदि हम बात करें इनके अंदर उत्सर्जन अंगों की, तो देखो इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन अंग के रूप में इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन अंग के रूप में मेटानेफ्रीडिया प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। मेटानेफ्रीडिया प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें इस संघ के प्राणियों में आंतरिक व बाह्य प्रकार का निषेचन पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में आंतरिक व बाह्य प्रकार का निषेचन जो है, फर्टिलाइजेशन है, वो पाया जाता है। यदि हम बात करें इसके अंदर परिवर्धन की, तो देखो इस संघ के प्राणियों में परिवर्धन यानी डेवलपमेंट जो होता है वो सीधा व अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो सीधा और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और देखो इनके अंदर तंत्रिका तंत्र जो होता है वो भी क्या होता है, सुविकसित प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र भी किस प्रकार का होता है, सुविकसित प्रकार का होता है। तो ये थे फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर्स। देखो हमने, यदि हम बात करते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है, तो कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो भी इनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने बात की तो वो भी क्या है, वेल डेवलप्ड है। और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो भी हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र भी इस संघ के प्राणियों में किस प्रकार का पाया जाता है, सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। देखो हम एक बार फिर से जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का को देख लेते हैं। तो ये थे आज के फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर। हमें इनके जो हमें फाइलम मोलस्का के अंदर पाए जाने वाले प्राणियों की जो स्टडी है हमारी बुक में दी गई है, हमें वो नहीं करनी है। हमें सिर्फ ये याद रखना है उसके अंदर कि किस प्राणी को किस नाम से जाना जाता था। आपको बहुत सारे मोलस्का संघ के प्राणी दिए गए हैं, उनके अंदर जो हमारे सिलेबस में है हमें वही करने हैं। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन और उसके जनरल कैरेक्टर, या फिर उस संघ के प्राणियों में कुछ जो खासियत होती है, जैसे कि मेंटल या प्रवास से क्या आप क्या समझते हैं, आंतरांग पुंज क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि फाइलम अगर ऑर्थोपोडा की बात की जाए तो बाबरे फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ उसके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, या सिफेलोथोरैक्स वाला भाग क्या होता है, हमें इन चीज़ों की स्टडी करनी है। क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। सिफेलोथोरैक्स भाग का निर्माण किन किन भागों से मिलकर होता है, सिफेलोथोरैक्स से आप क्या समझते हैं, कैरापेस क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो है हमें इस तरीके से करनी है। तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। पता नहीं कब एग्ज़ाम हो जाए आपका लेकिन एग्ज़ाम तो होगा इस साल, इसीलिए आप
जो फाइलम मोलस्का है उसके जनरल कैरेक्टर्स को भी एक बार अच्छे से देख लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। धन्यवाद।